मैं हेमंत जी की बात में एक विस्तार देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस झूठ के विश्वविद्यालय का कुलपति बताया अमित मालवीय को, उसके प्रधान संरक्षक कौन है ये भी इस देश के लोगों को मालूम है। देश के मुखिया की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ही उसका प्रधान संरक्षक है, चीफ पैट्रन वही है। इसलिए अब ये झूठ की गंगा वहां तक पहुंच चुकी है, मैली गंगा है, मैला नाला है झूठ का, जहां वो दो शहीद प्रधानमंत्रियों की शहादत को इस तरह से मलिन करना चाहता है, उस पर कालिख पोत रहा है। सिर्फ 1 मिनट लूंगा मीडिया पर। इस मीडिया के बारे में बात करना भी शर्म का विषय है, जो मीडिया अपना फर्ज अपना ईमान भूलकर सत्ता का चारण बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा हेमंत जी ने कि वो तो दुकान है, वो कोई चैनल नहीं है। पत्रकार आपने कहा, मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। वो भी सत्ता के राजप्रासाद के भीतर ढोल बजाने वाला, उनका भोंपू बजाने वाला एक कारिंदा है। इतना तक हो सकता है कि कोई व्यक्ति चलती डिबेट में लाइव में बुशरा कोई बात कह दे, ये उसका अधिकार है, उस समय उसने जो कह दिया। लेकिन जो एंकर है, चैनल का हेड है, वो एडिटर इन चीफ है, उसका तो फर्ज था कि तत्काल उसी वक्त उसे रोकना चाहिए। क्या आप क्या कह रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं। देश के दो दो प्रधानमंत्रियों, जिनमें से एक तो पद पर रहते हुए शहीद हुई हैं, उनके उनकी हत्याओं को आप तार्किक तर्क सम्मत सिद्ध कर रहे हैं। तो पहला अपराध एंकर ने उस वक्त ये किया, उसने उस वक्त नहीं रोका। चलिए हम ये भी मान लेते हैं प्रेजेंस वक्त आपको काट मार गया होगा, या आपको लगा होगा कि हाँ ठीक ही तो कह रहा है, इसलिए आपने उसे नहीं रोका। लेकिन कुछ घंटे बाद आप दो दो ट्वीट करते हैं, उसमें भी अपनी मंशा नहीं जाहिर करते, पूरी सहमति के साथ एज इट इज उसको शेयर कर देते हैं। हो सकता है इस डिबेट में मैं कोई ऐसी बात कह जाऊं जिससे आप सहमत ना हो, तो आपका अधिकार होगा या तो मुझे अभी टोकें, या बाद में आप 8 बजे के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर अगर इसे कहें तो आप उसमें लिखें डॉक्टर पाठक ने कहा था पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं पूरी तरह खारिज करती हूं डॉक्टर राकेश पाठक की इस बात को या हेमंत त्रि साहब की इस बात को। लेकिन तथाकथित उस पत्रकार ने दो दो ट्वीट किए और एक शब्द भी असहमति का नहीं दर्ज कराया उसमें। ये शर्मनाक बात है। इस बात पर आ जाए कि अमित मालवीय का तर्क क्या है। उसका कहना यह है, उनका नहीं कहूंगा, क्षमा करें, मैं बहुत शालीन आदमी हूं बातचीत में, लेकिन जो जिस योग्य है उसको वही संबोधन दिया जाएगा। उसका कहना यह था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों को उनके राजनीतिक फैसलों के कारण इस गति को प्राप्त होना पड़ा, यानी उनकी हत्याएं इसलिए हुई कि उन्होंने पद पर रहते हुए जो फैसले किए थे वो किसी समूह विशेष को, किसी समुदाय विशेष को उचित नहीं लगे, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। यानी कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए वो आदमी ये कह रहा है कि अगर ऐसा किया तो हत्या तो होगी ही। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, नई पीढ़ी के लोग हो सकता है न जानते हो, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे ऑपरेशन ब्लू स्टार को सबसे बड़ा सबब माना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों करना पड़ा उस समय तत्कालीन सरकार को, ये देश के नए पीढ़ी के लोगों को न मालूम हो तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि उस वक्त स्वर्ण मंदिर, सिखों का सबसे बड़ा पवित्र धर्म स्थल, आतंकवाद की शरणगाह बना हुआ था। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो हमने देखा, इस देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेनाओं का मुकाबला वहां से किया गया। कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितने बड़ी संख्या में हथियार वहां जमा थे, और देश के खिलाफ, देश की अखंडता के, एकता के खिलाफ बगावत की तैयारी थी वहां पर, देश को तोड़ने की तैयारी थी। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, क्या अपने देश को टूट जाने देगा? क्या वो इस तरह से देश की एकता के खिलाफ चल रहे किसी आंदोलन को चलने देगा, या उसकी कमर तोड़ने के लिए जो माकूल कार्रवाई होगी वो करेगा? अमित मालवीय जैसे कुपड़ अपड़ को यह नहीं मालूम होगा जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो उसकी एक प्रेरणा लालकृष्ण आडवाणी भी है। हेमंत सर आप जानते होंगे, आप मुझसे वरिष्ठ हैं। लालकृष्ण आडवाणी की खुद की सहमति थी इंदिरा जी को कि कार्रवाई कीजिए इस पर, खालिस्तानियों पर, जनरल सिंह भिंडरा वाले पर उनकी सहमति थी। और जिस इंदिरा गांधी के बारे में अमित मालवीय उनकी हत्या को जायज ठहराने का काम कर रहा है, वो वही इंदिरा गांधी है जिसने इस देश का, इस दुनिया का भूगोल बदल दिया। इतिहास ही नहीं,
इतिहास तो बहुत लोग बदलते हैं, लेकिन उन्होंने भूगोल बदल दिया, इस धरती के मानचित्र को बदल दिया था, एक देश के दो टुकड़े कर दिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वे दुर्गा के समान है। उस इंदिरा गांधी की हत्या को आप जायज ठहरा रहे? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरे व्यक्ति का जिसका नाम लिया, वे भी प्रधानमंत्री रहने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जिस वक्त उनकी हत्या हुई। हत्या का सबब तमिल जो आंदोलन चल रहा था श्रीलंका में, उस आंदोलन को रोकने के लिए तत्कालीन श्रीलंका सरकार की मदद की थी राजीव गांधी। वो भी देश की एकता के लिए जरूरी था। हमारे पड़ोस में चल रहे किसी अलगाववादी आंदोलन को, जिसमें देश को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही हो, तो उसका प्रभाव, उसका असर हमारे तमिलनाडु तक आ सकता था। इसलिए राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही अपने पड़ोसी देश की मदद की थी, और इस कारण से उनकी हत्या हुई। क्या उसे भी जायज ठहराया जा सकेगा? तीसरी बात जिसको आपने अपने इंट्रो में लिया था, राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए थे। दरअसल में हेमंत जी ने जो कहा, मैं और उसको थोड़ा विस्तार दे देता हूं। ये लोग ये सब करते क्यों है, फिर गांधी जी की बात पर आएंगे। इन सब लोगों के भीतर, इस विचार परिवार के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, बाद में उनके बगल बच्चा भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी, इन सब की अंतरात्मा में कहीं गहरे ये अपराध बोध बैठा हुआ है कि इनके पुरखे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इनके वैचारिक पुरखों ने उस लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान भी नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक श्रद्धांजलि संदेश, एक शोक संदेश जारी नहीं किया था। हेमंत सर, संघ के हजारों पृष्ठ की सामग्री में, लिखित सामग्री में, हेडगेवार जी से लेकर तो 1925 में संघ बन गया था। भगत सिंह की फांसी तो 1931 में हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी भगत सिंह को। गांधी जी भगत रोकने के लिए आखिरी दिन तक प्रयासरत थे। तो कुल मिलाकर इस विचार परिवार के भीतर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक अपराध बोध है कि हमारे पुरखे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे पास कोई महानायक नहीं है स्वतंत्रता संग्राम का, कांग्रेस के पास महानायकों की लंबी फहरिस्त है, गांधी से शुरू करके अभी आजादी के बाद शहीद हुए लोगों तक इतनी लंबी फहरिस्त है कि उन्हें शर्म आती है खुद का चेहरा आईने में देखकर। इसीलिए वे या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अपना सील ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। हेमंत भाई ने कहा कि उन्होंने तो बैन लगाया था आरएसएस पर। ये सब भूलकर कभी भगत सिंह पर हाथ रखते हैं, कभी सरदार पटेल पर हाथ रखते हैं। वे भूल जाते हैं भगत सिंह जिंदा होते तो इन लोगों को कहां कहां दौड़ा देते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। वैचारिक रूप से भगत सिंह तो वामपंथी थे। भगत सिंह तो नेहरू की प्रशंसा करते हैं, अपने लेख में कीर्ति अखबार में लिखते हैं, भगत सिंह ने पंजाब के युवाओं से आग्रह करूंगा कि अगर तुम्हें चुनना हो तो पंडित नेहरू की राह पर चलो। वे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में भी नेहरू को बेहतर बताते। तो कुल मिलाकर इन सारे अपराध बोधों के चलते हुए देश के महानायकों की चरित्र हत्या का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। गांधी जी के पैर छूने वाली बात पर संक्षेप में बात खत्म करूंगा बुशरा। गांधी जी की सावरकर से मुलाकातें इंग्लैंड में ही हो चुकी थी। जब इंडिया हाउस में एक बार एक समागम था, कोई मुलाकात, एक कार्यक्रम था, उसमें गांधी जी मिले भी थे, वहां संवाद हुआ था। उसके बाद 1 मार्च 1927 को जो महाराष्ट्र में जहां वे रहते थे, रत्नागिरी में, विनायक दामोदर सावरकर, वहां गांधी जी गए हुए थे प्रवास पर। वहां दोनों के मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। सावरकर को बुखार था, इसके बावजूद गांधी जी मिलने पहुंचे, उनकी बातचीत हुई, बहुत देर तक उनकी मुलाकात हुई, तमाम विषयों पर उनकी चर्चा हुई। धनंजय कीर जो सावरकर के भक्त माने जाते हैं, उन्होंने जीवनी लिखी है सावरकर की, सावरकर के जीवनीकार हैं धनंजय कीर। उनकी किताब में पृष्ठ संख्या 175, 76, 77 पर इस मुलाकात का 1 मार्च 1927 की इस भेंट का पूरा उल्लेख है।
संवाद है, बिल्कुल शब्दशः। सावरकर ने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा। तमाम तरीके के धार्मिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते कौन सा हो, अहिंसा, हिंसक रास्ता, कई विमर्श हुए। सावरकर गांधी जी के सामने इस हैसियत में कभी नहीं थे कि महात्मा गांधी उनके पैर छुए। पूरी दुनिया उस वक्त भी गांधी का लोहा मान चुकी थी, और 1927 में सावरकर के पैर छुएंगे गांधी जी? ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनके पास अपना कोई महानायक। मुझे अब इन लोगों पर दया आती। कोई शकुन पांडे उत्तर प्रदेश की गुब्बारे में पानी भरकर गांधी का पुतला बनाकर 2 अक्टूबर 30 जनवरी को उस पर गोली चलाती है, लाल रंग का पानी निकलता है उसमें से। क्या गांधी का कुछ बिगड़ जाता है उससे? आखिर में इनके अपने आदर्श पुरुष, इनके शिखर पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को 90 डिग्री के कोण पर झुककर हमारे बापू को प्रणाम करना पड़ता है। G20 में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को अगर आप लेकर आते हैं तो आप सावरकर का नाम नहीं लेते। उन्हें राजघाट ले जाकर बापू की समाधि पर ही प्रणाम करवाने जाना पड़ता है। आप शी जिनपिंग को अगर ले जाएंगे अहमदाबाद तो आपको साबरमती आश्रम ही ले जाना पड़ेगा। दुनिया के किसी कोने में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाएंगे तो अपने जीते जी कभी वे ये नहीं कह पाएंगे कि मैं सावरकर के देश से आया हूं। वे जिंदगी में कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मैं हेडगेवार के देश से आया हूं, मैं गुरु गोलवलकर के देश से आया हूं। जब तक सूरज और चंद्रमा है तब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यही कहना पड़ेगा कि मैं गांधी के देश से आया हूं। वे हिरोशिमा जाएंगे तो हमारे गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा। यहां तक कि वे रूस जाएंगे तो चौराहे पर बेंच पर बैठा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुतला मिलेगा उन्हें। अभी मास्को गए थे, मास्को में चौराहे पर पंडित नेहरू की मूर्ति स्थापित है। दुनिया के 100 देशों में गांधी की मूर्तियां स्थापित हैं। सावरकर का नाम लेवा भी दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अनपढ़ विधायक अगर ये कह दे कि गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए थे, तो न गांधी का कुछ बिगड़ता है, न गांधी के विचार का। लेकिन शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेताओं को, जो दो दो प्रधानमंत्रियों की शहादत को जस्टिफाई करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि न आजादी से पहले उनका योगदान था इस देश में, न स्वतंत्रता के बाद इस देश की माटी पर शहीद होने में एक बूंद खून की उन्होंने नहीं बहाई है इस देश में। आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, एक पूरी की पूरी पीढ़ी कांग्रेस की शहीद हो गया हमले में, विद्याचरण शुक्ल से लेकर महेंद्र कर्मा तक। बताइए इस देश के इतिहास में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक भी शहीद का नाम गिना दीजिए। भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग इस लायक कभी न थे, न होंगे कि ये अपने किसी व्यक्ति पर, अपने किसी नायक पर गर्व कर सकें। इसलिए हमारे और आपके इस देश के महानायकों की चरित्र हत्या का अनवरत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। बुशरा। और राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि डर की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ उनको डर दिखाना आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो आखिर बीजेपी इस सबसे हासिल क्या करना चाह रही है? बुशरा जी, आपके सवाल का उत्तर दूंगा, उससे पहले एक दो बातें और जोड़ देते हैं कि ये जो लोग अभियान चलाते हैं गांधी जी की चरित्र हत्या का, नेहरू जी की चरित्र हत्या का, इस सब के जरिए वे अपने पास एकमात्र मौजूद नायक उनके हिसाब से सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन दो बातें बता दूं। नंबर एक, ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी तो अभी बनी है, जुमा जुमा कुछ दशक पहले, लेकिन संघ तो 1925 में बना हुआ था। संघ विनायक दामोदर सावरकर का नाम भी नहीं लेता था अभी कुछ दशक पहले तक, क्योंकि इस देश की स्मृतियों में ये मौजूद था कि विनायक दामोदर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक थे। षड्यंत्रकर्ता के रूप में वे अदालत में सुनवाई में बैठते थे। वे तस्वीरें देश के मानस से मिटी नहीं थी, इसलिए संघ और जनसंघ सावरकर से मीलों दूर का नाता भी नहीं रखते थे। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि लोग भूल चुके हैं कि सावरकर गांधी हत्याकांड के षड्यंत्र के आरोपी थे, साक्ष्य के अभाव में छूट गए थे। बाद में कपूर कमीशन बना था, ये अशोक पांडे जी की किताब है, उसने गांधी को क्यों मारा, इसमें पूरा एक अध्याय है इस बारे में।
सावरकर की भूमिका के बारे में। कपूर कमीशन की रिपोर्ट 1969 में आई, तब तक सावरकर जी प्रस्थान कर चुके थे दुनिया से। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे अनेक साक्ष्य हैं कि गॉडसे और आप्टे मुंबई से चलते समय गांधी जी की हत्या के लिए प्रस्थान करते समय सावरकर भवन में सावरकर से मिलकर आए थे, और कई तरह के साक्ष्य मिले थे। खैर, कुल मिलाकर ये मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि इस देश को ये मालूम रहे कि ये लोग गांधी को अपदस्थ करके किसको स्थापित करना चाहते हैं। उसे स्थापित करना चाहते हैं जो खुद गांधी की हत्या के षड्यंत्र में आरोपी रहे थे। अब राहुल गांधी के कद पर आते हैं। देखिए बुशरा जी, हजारों 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 करोड़ रुपए खर्च किए गए राहुल गांधी के कद को, उनकी छवि को नष्ट करने के। वो सारा पैसा पानी में बह गया। राहुल गांधी ने अपनी 2 भारत जोड़ो यात्राओं के जरिए देश के सामने अपने आप को साबित कर दिया। लेकिन किसी लोकतांत्रिक समाज में आपकी यात्राओं भर से कुछ नहीं होता जब तक कि वे यात्राएं वोटों में न बदलें। आपका कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, जब तक, अगर आप राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी बात नहीं कर रहा, अगर कोई राजनेता इस तरह के प्रयास करता है तो उसकी अंतिम परिणति क्या है? सत्ता का संघर्ष, वोट हासिल करना, सीटें बढ़ाना। राहुल गांधी ने वो भी करके दिखा दिया, अपनी पार्टी की सीटें दुगनी करवा दी। उत्तर प्रदेश जो हिंदुत्व की पाठशाला, कार्यशाला, प्रयोगशाला सब कुछ रहा, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एन चुनाव से पहले हुई, पूरे दुनिया भर का तूमार बांधा गया और वहां सफाया हो गया बीजेपी का। 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली 33 सीटों पर रह गई। तो इस सारे कामयाबी के सफर का हीरो कौन है? वो राहुल गांधी। इस जमी की पश्तियों पर आसमां बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। राहुल गांधी ने साबित किया कि वे मीरे कारवां हैं, इस कारवां के लीडर हैं। मीर यानी लीडर है, अगुआ है, सबसे आगे चल रहे हैं। इसी से अब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी झूठ की फैक्ट्री, उनका नफरत का कारखाना, उनका पितृ संगठन, अब सारे लोग घबराए हुए। उन्हें लगता था वो जो टीना फैक्टर था ना, नरेंद्र मोदी के सिवा कोई नहीं, कोई है ही नहीं। तो अब राहुल गांधी है ना, विकल्प सामने दिखाई दे रहा है। यद्यपि मैं हमेशा कहता हूं, नरेंद्र मोदी का विकल्प तो 139 करोड़ लोग आज भी है इस देश में, हर तरह से उनसे ज्यादा काबिल, उनसे ज्यादा शालीन, भद्र, पढ़े लिखे 139 करोड़ लोग होंगे इस देश में, मोदी जी से ज्यादा योग्य। राहुल गांधी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कई तरह से उन्होंने खुद को साबित भी किया इन सालों। तो अब उनकी आखिरी लड़ाई एक हारी हुई लड़ाई को जीतने की कोशिश है कि राहुल गांधी से कैसे पार पाया जाए। आपने हर तरह से देख लिया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। कल हमने डीबी लाइव पर हमारे शो में बताया कि सोशल मीडिया पर भले नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हो, लेकिन 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 और राहुल गांधी कहां ठहर रहे हैं? 24 मिलियन, 4 गुना है नरेंद्र मोदी सर। मतलब जो बराक ओबामा और उसके बाद जो 100 मिलियन से ऊपर के लोगों में आ गए नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके रीपोस्ट, रीट्वीट कितने हैं ट्विटर पर? लाइक्स कितने हैं? 7,000, 5,000, 7,500। राहुल गांधी का हर ट्वीट 12,000, 10,000, 20,000 रीट्वीट होता है, 24,000 रीट्वीट होता है। हमने कल विस्तार से अपने वीडियो में बताया डीवी लाइव पर ही। अब एक आखिरी आज का एक और नमूना पेश कर देता हूं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि पिछले कुछ समय में राहुल गांधी ने जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, असाधारण तरीके से खुद को स्थापित किया है, और अब ये देश उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है। ये राय अकेले अमर्त्य सेन की नहीं है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएसडीएस ने उत्तर प्रदेश में एक सर्वे कराया। बतौर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट राहुल गांधी को दिए। यानी इस देश का सबसे बड़ा राज्य भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। अभी हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। हरियाणा का भी एक सर्वे आया है, उसमें भी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से ज्यादा नंबर मिले, ज्यादा वोट मिले सर्वे में। तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ी चुनौती उनकी ये है कि इस आदमी से कैसे पार पाया जाए। एक तो ये डरता नहीं है,
वो जो अभय मुद्रा दिखा रहे थे संसद में राहुल गांधी, वो उन्होंने साबित कर दी है। तानाशाह डरता इस बात से है कि लोग उससे डरना बंद कर दें। राहुल गांधी ने यही किया है कि न केवल खुद को, खुद की पार्टी को, बल्कि पूरे देश को अभय का मंत्र दिया है। यही मंत्र तो हमारे बापू ने दिया था, अंग्रेजों से न डरने का। गांधी जी ने सबसे पहला काम इस देश को जो दिया था, जिस देश में जो काम किया था, वो ये किया था, डरो मत। इन अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है, हम इनको हरा लेंगे। राहुल गांधी ने भी यही संदेश दिया है, न डरो न डराओ। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन अब राहुल गांधी के लिए भी थोड़े जोखिम भरे हैं। उनकी राह जितनी कठिन की जा सकेगी उतनी कठिन करेंगे सत्ता में बैठे लोग। हर तरह से उन्हें खतरा है, उनकी जान जिंदगी से लेकर उनके चारित्रिक और राजनीतिक जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वे सत्ता के लिए खतरा बन गए। नरेंद्र मोदी तो 1000 साल का सपना लेकर कुर्सी पर बैठे थे, 3047 तक का उनके पास तो ब्लूप्रिंट है। यहाँ तो राहुल गांधी आज की तारीख में चुनौती दिए हुए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को, इस देश को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी बुशरा साहब।